Hello students, welcome back to fourth and last part of chapter is matter around us pure. इस पार्ट में हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की बाकी बची टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपने इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड? कैसे हम दो मिसिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लीजिए, डिस्टिलेशन फ्लास्क में इस मिक्सचर को डालिए और यहाँ थर्मोमीटर भी अटैच कर दीजिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब इसे हीट दीजिए और थर्मोमीटर को भी देखते रहिए। एसीटोन वेपराइज हो जाएगा, फिर उसे कंडेंस कर अलग बर्तन में कलेक्ट किया जा सकता है और वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा और इस मेथड को डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन का यूज दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए होता है बिना डीकंपोजिशन के, और दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी डिफरेंस होता है। जिन मिक्सचर में दो या उससे ज्यादा मिसिबल लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है उन्हें सेपरेट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है एयर से डिफरेंट गैसेस को अलग करना और भी कई सारे। आइए देखते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? हम एयर से डिफरेंट गैसेस कैसे ऑब्टेन यानी पाते हैं, आइए देखते हैं। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है। आइए इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। एयर यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर, जब उसे कंप्रेस और कूल यानी ठंडा करते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर तो गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब लिक्विड एयर को डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट दी जाती है और सारे कंपोनेंट्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। अगर हमें एयर से ऑक्सीजन निकालनी है तो हमें बाकी सारी गैसेस भी सेपरेट करनी होगी, तभी हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर कि एयर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एयर को डाला गया, फिर प्रेशर दिया गया, वहां से गैस निकलकर दूसरे चेंबर में आई जहां से ठंडा पानी उसमें डाला जाता है और एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। वहां से ठंडी कंप्रेस्ड एयर सेपरेटर में आती है और यहाँ से एयर निकलकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आती है और अलग अलग हाइट्स पर सारी गैसेस अलग हो जाती हैं। यही है एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने का प्रोसेस। तो आइए आगे चलते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे अलग करें, आइए देखते हैं। एक चाइना डिश में थोड़ा सा इम्प्योर सैंपल लीजिए, बिल्कुल कम पानी में उसे डिसॉल्व करिए, इम्प्यूरिटीज को छान लीजिए। अब बचे सॉल्यूशन से वाटर इवेपोरेट कर दीजिए। बचे मिक्सचर को ढककर एक कमरे में एक दिन के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और जो हमें मिलेगा इस प्रोसेस के बाद वो प्योर कॉपर सल्फेट होगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल अलग किया जाता है। यह टेक्निक इवेपोरेशन मेथड से अच्छी है। जैसे कुछ सॉलिड्स को जब हीट करते हैं तो वो डीकंपोज हो जाते हैं। कुछ कुछ इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रह जाती है फिल्ट्रेशन के बाद भी, जिससे सॉलिड कभी प्योर फॉर्म में नहीं आ पाता। एप्लीकेशंस की क्रिस्टलाइजेशन मेथड को कहां-कहां यूज किया जाता है। पहला एप्लीकेशन है कि सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है उसके प्योरिफिकेशन में। दूसरा है इम्प्योर सैंपल से प्योर क्रिस्टल ऑफ एलम यानी फिटकरी को अलग करने में। हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं उन्हीं का यूज करके किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि हमारे घर जो पानी आता है कहाँ से आता है और आने से पहले उसे कैसे साफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जो इम्प्योर वाटर होता है उसे सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है जिसमें सारे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद पानी यहाँ से लोडिंग टैंक में जाता है
जहां पर सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को सेटल डाउन किया जाता है। यहाँ से पानी फिल्टरेशन टैंक में जाता है, जहां वाटर में प्रेजेंट अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग लेयर बना लेते हैं, जैसे एक लेयर ग्रेवल की, एक सैंड की, एक वाटर की, एक्सेट्रा। यहाँ से पानी को क्लोरीनेशन के लिए भेजा जाता है। क्लोरीनेशन में पानी में क्लोरीन ऐड कर कर बैक्टीरिया को मारा जाता है। उसके बाद पानी हमारे घर आता है। हमारे घर जो पानी आता है, अगर हम उसे उबाल लें तो प्यूरिफिकेशन का एक स्टेप और बढ़ जाता है, और ये वाटर के प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है। आइए आगे चलते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे ऑब्जर्व यानी देखा जा सके और स्पेसिफाइड हो, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे कलर, हाइट, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस ना बने, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को ही फ्रीज कर कर आइस बनाया गया, वो है तो अभी भी वाटर। टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर को फाड़कर छोटा कर सकते हैं, मगर छोटा हिस्सा भी तो पेपर ही होगा। केमिकल चेंज से मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, एक्सेट्रा। आइए अब इन दोनों चेंजेस में जो डिफरेंस है वो पढ़ें। डिफरेंसेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज होता है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जैसे पानी से बर्फ बन सकती है और बर्फ से पानी भी। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, जैसे दूध से दही तो बन सकती है, दही से दूध नहीं। फिजिकल चेंज, इसमें सब्सटेंस का मास नहीं बदलता, और केमिकल चेंज में सब्सटेंस का मास बदलता है। फिजिकल चेंज में हीट और लाइट एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है और बाहर निकलती है। केमिकल चेंज में हीट और लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब भी होती है और बाहर भी निकलती है। और हमारा सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर यहीं खत्म हुआ। आप अपने सवाल और हमारे लिए फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।